Assalamu alaikum students, my name is Farwaskar, lecturer of Pharmacognosy from King Tas Medical College, Gojra। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 7 क्रोमेटोग्राफी के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। जैसे ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स को या कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। अब वो कलर बेस पे भी हो सकते हैं, अब डिफरेंट शेड्स पे। तो ये टेक्निक्स में हमने क्या करना है, बेसिकली सेपरेशन करनी होती है कंपोनेंट्स की जो किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। इसकी हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी कि हमारे पास जो होती है जो टेक्निक जो है, हमने पढ़ा था कि ये जो टेक्निक है वो 4 टाइप की होती है। इसमें होता है असेंडिंग, जिसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, जो वाटर भी हो सकता है या कोई भी सॉल्यूशन पार्टिकल्स होता है। डिसेंडिंग, जिसमें हमने कहा था कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो डाउनवर्ड मूव करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता है। और ये हमारे पास था सर्कुलर, यानी कि आप क्या करते हो, सर्कुलर एक पेपर लेते हो, सर्कुलर पैटर्न में इसको कट करते हो, उसके सेंटर में आपने अपना कोई भी सॉल्यूशन डालना होता है जिसकी आपने क्रोमेटोग्राफी, जिसके आपने कंपोनेंट सेपरेट करने होते हैं। और जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है वो क्या होता है, सर्कुलर पैटर्न में होती है। एंड फोर्थ हमारे पास थी रेडियल, जिसमें हमने कहा था कि किसी स्पेसिफिक पार्टिकल्स की मूवमेंट जो मूव होती है, सेपरेशन होती है, मूवमेंट होती है, वो भी रेडियल पैटर्न में, ठीक है। ये 4 टेक्निक्स थी। हम पढ़े थे 1 वाली, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला भी पढ़ लिया था, सर्कुलर वाला भी पढ़ लिया था। हम प्रोसीजर पढ़े थे फर्स्ट वाला, ठीक है, ये उसी के लास्ट में है। आज हमने पढ़ने हैं कि स्टाइल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन से स्टाइल्स में जो है ना क्रोमेटोग्राफी कौन से स्टाइल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें अब हम चारों जो स्टाइल्स हैं उनको पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम देखेंगे कि किस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो चारों पैटर्न्स या स्टाइल्स हैं वो पूरे उतरते हैं। स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज टू बी फॉलोइंग स्टाइल्स। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, जैसे कि प्रीवियस भी हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होगा, हमारे पास अपना पेपर जो है हम उसको वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में पेपर को कट करते हैं, उस पेपर को किसी सोल्यूशन में डिप करेंगे और उस पेपर को कट करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जिस भी केमिकल, उसके ऊपर हम 2.5, उसके बॉटम वाले एज के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर के बाद हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन के सेंटर पे हम अपना सोल्यूशन डालेंगे जिसकी हमने सेपरेशन करवानी होती है, जिसके इंग्रेडिएंट्स की। उनको कट करने के बाद फिर ड्रॉप सेंटर में लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को ड्राई करने के बाद पेपर को हम किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अब डिप करने के बाद क्या होता है कि हमारा वो जो बॉटम है वो डिप होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। अब वो सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो कैपिलरी रिएक्शन के जरिए क्या करते हैं, असेंडिंग मूवमेंट शो करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में देखेंगे। अब डायग्राम्स देखें हम, जैसे कि उन्होंने दिखाया कि आपने एक पेपर कट किया, पेपर कट करने के बाद ड्रॉ लाइन करने के सेंटर पे ये जो डॉट है प्रेजेंट कर रहा है कि हमने क्या किया, यहाँ पे सोल्यूशन डाला है। यहाँ पे क्या आता है, इंक स्पॉट है हमारे पास, और ये नीचे में वाटर लेवल है यहाँ पे। अब यानी कि आपका इंक स्पॉट उस वाटर लेवल के अंदर डिप होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये थी पेपर स्ट्रिप थी। सेकंड में आप देखो कि जैसे जैसे पानी ऊपर, पानी का लेवल यहाँ पे था, पानी ऊपर जाता है तो इंक स्पॉट भी साथ साथ क्या करती है, मूव करती है। उसमें जो कलर होंगे वो सारे के सारे साथ मूव करेंगे, एक्सपैंड होंगे। वाटर लेवल इस लेवल तक आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि जो वाटर लेवल है वो एंड तक चले जाता है, यानी पानी कैपिलरी रिएक्शन के लिए कहाँ तक, टॉप तक चले जाता है, और इंक में मौजूद जितने भी कलर थे वो सेपरेशन हो जाएगी और हम इसको इजीली विजिबल होंगे हमारे लिए। हम इनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम बता सकते हैं वो जो स्पॉट था इंक में उसमें कौन कौन से कलर मिक्स थे। सेकंड स्टाइल हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी का आ जाता है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग वाले में सेम वैसे था कि जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कैपिलरी रिएक्शन टॉप से बॉटम से क्या होंगे, टॉप की तरफ जाएंगे। लेकिन अब ये जो हमारे पास आ जाता है उसके सेकंड स्टाइल हमारे पास डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होगा, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में टॉप से बॉटम की तरफ जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा, यानी सोल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स जो भी होगा उसकी एक्सट्रैक्शन होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से सेपरेशन होगी। अब ये इस तरह की एक डिवाइस होती है, ये हमारे पास क्या है, ट्रे होती है जिसमें ये ग्रीन कलर शो कर रहा है, किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को शो कर रहा है, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं, इसमें पेपर हैंग करते हैं 2.5 सेंटीमीटर के बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं। 4 स्पॉट्स लगा दिए हमने डिफरेंट मटेरियल के, ठीक है। अब हमने पेपर डाउनवर्ड हैंग करना है, यानी कि पेपर की जो टॉप साइड है वो सॉल्यूशन के अंदर डिप होगी, बाकी पेपर क्या होगा, नीचे हैंग हो रहा होगा। ये रॉड्स हैं, इन रॉड्स के ऊपर हम पेपर्स हैंग करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एंटी साइफन रॉड्स हमारे पास, ये सॉल्वेंट होगा हमारे पास, और ये पेपर सस्पेंडेड इनटू ये किसी ट्रे में या किसी जो डिवाइस के अंदर क्या होते हैं, पेपर हैंग कर रहे होते हैं। तो अब ये टॉप वाली साइड उसकी सॉल्यूशन में डिप होने के बाद अब कैपिलरी रिएक्शन में जारी बात है कि मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की तादाद ज्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे, पार्टिकल्स यहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास जो पैटर्न आता है, ये स्टाइल हमारे पास आता है, ये है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है, और ये वाली एज जो हमारे पास हो गई, ये क्या है, डिसेरेटेड एज अलाउड टू बी सॉल्वेंट फ्लो इसमें यूनिफॉर्मली ऑफ टू द पेपर, यानी कि ये क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली पेपर पे सॉल्वेंट की मिकदार को फैलाने के लिए लास्ट वाली एज होता है हमारे पास।
थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है, थर्ड स्टाइल हमारे पास जो आता है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी का, वो है सर्कुलर रेडियल। ये सर्कुलर भी कहते हैं इसको, ये रेडियल भी कहते हैं, सर्कुलर रेडियल क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दोनों ही इसमें आ जाते हैं, ये थर्ड एंड फोर्थ वाली टाइप। हम पेपर को क्या करें, सर्कुलर पैटर्न में पेपर को कट करते हैं, पेपर के सेंटर पे हम क्या करते हैं उसको फिर हम कॉन बना के उसका सेंटर करते हैं कि इसका ये सेंटर है। उस सेंटर पे हमने क्या करना होता है, अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन या कोई भी सॉल्वेंट जिसके हमने एक्सट्रैक्ट ये कंपोनेंट्स क्या करने होते हैं, सेपरेट करने होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सेंटर में ड्रॉप करते हैं किसी भी ड्रॉपर की मदद से। अब आप देखें तो जब ये इसकी सेपरेशन होनी है वो सर्कुलर पैटर्न में होनी है, इस तरह करके वो क्या होगा, सॉल्वेंट फैलना शुरू कर देगा पेपर के ऊपर। ड्रॉपर है ये जो कि सॉल्वेंट इन सेंटर, इसके सेंटर में क्या सॉल्वेंट है, ड्रॉपर की मदद से आप सेंटर में गिराओगे। हमने कहा तकरीबन 10 सेंटीमीटर सर्कल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो आपका ड्रॉपर का सोल्यूशन हो तकरीबन उसका डायमीटर जो होना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद एक्सपेंशन हमारे पास ये ड्रॉप हमारे पास उन्होंने कहा है कि 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक हमारे पास ड्रॉप का डायमीटर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज बता दी, जबकि जो पेपर है वो उन्होंने बताया कि पेपर हमारे पास 10 सर्कुलर सेंटीमीटर हमारे पास होना चाहिए, कि जो पेपर का जो हमारे पास आ जाता है ना एरिया वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। रेडियस इट्स मीन 5 सेंटीमीटर होगा। इंक स्पोर्ट का जो डायमीटर होना वो 0.1 से 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक स्पोर्ट का डायमीटर होगा। अब ये जहाँ पे इंक की सेपरेशन, जैसे वो इंक होगी या कोई भी सॉल्वेंट होगा वो स्प्रेड करे, वो सर्कुलर पैटर्न में स्प्रेड करता है। ये थी हमारे पास सर्कुलर स्टाइल। थर्ड लास्ट एंड फोर्थ हमारे पास जो आ जाता है वो है रेडियल क्रोमेटोग्राफी, यानी कि लास्ट स्टाइल है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि पेपर सेम आप सर्कुलर पैटर्न में ही कट करते हो, सर्कुलर पैटर्न में पेपर कट किया, उसके सेंटर पे आपने क्या किया, कोई सर्कल ड्रॉ करते हो, उस सर्कल के आप 4 कॉर्नर पर डिफरेंट कॉर्नर्स पे आप क्या करते हो, स्पोर्ट लगा देते हो, और फिर देन आप उसको सोल्यूशन या कोई भी सॉल्वेंट डालते हो। अब जैसे जैसे वो उसको डिप करने के बाद होगा तो इसमें से हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ चीजें या कुछ पार्टिकल्स ही क्या करेंगे, एक्सपैंड होंगे, सेपरेट होंगे, और ये वाली जो मूवमेंट, ये सेपरेशन होती है, इसको हम कहते हैं रेडियल, और ये इस टेक्निक को हम कहते हैं रेडियल क्रोमेटोग्राफी। स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात पढ़ने के बाद हमने अब देखने हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ पे होती है, किन-किन पॉइंट्स पे, कैसे इसकी एप्लीकेशन की जाती है, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी हम देखें, इट इज़ यूज्ड इन टू बी अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यानी मेडिसिन इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारे पास इसको इस्तेमाल क्या है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड इवेपोरेशन पावर ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड की हम पोलैरिटी, ठीक है, कि वो पोलर है, नॉन पोलर है, सो कितनी को वो हल होने की कैपेसिटी, इसकी पोलैरिटी मालूम करने के लिए और उसकी इवेपोरेशन पावर मालूम करने के लिए कि कितनी के जल्दी वो इवेपोरेट होते हैं, इन पावर्स को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, इट इज यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजंस। पॉइजंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए पेपर्स होते हैं, जैसे पीएच पेपर होता है, वो क्या करता है जी, पीएच को आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होगा ये पॉइजंस की भी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन टू बी एनालिसिस ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को एनालाइज करने के लिए, पहचानने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है फिफ्थ वाली, किसका क्या इस्तेमाल है, इट इज यूज इन टू बी सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यू। यहाँ पे बॉडी टिश्यू को एनालिसिस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ क्या कहता है, बॉडी टिश्यू की आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के, बॉडी टिश्यू को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, और उसकी एनालिसिस के लिए भी हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। फिर देन इसको कहते हैं, इट इज यूज इन टू बी अ फोरेंसिक मेडिसिन फॉर टू बी इन्वेस्टिगेशन ऑफ पर्पस। इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए इसको फोरेंसिक लैब्स में या फोरेंसिक मेडिसिन के तौर पे भी पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। ये थे उसके इस्तेमालात जो कि हमारे पास डेली रूटीन्स में या हमारे पास किस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फोरेंसिक लैब्स में और आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर हमारे पास आ जाती है आरएफ वैल्यू। अब आरएफ वैल्यू आपको पहले भी बताया था कि ये वो वैल्यू होती है जो, यानी कि हमारे पास सोल्यूशन के और सॉल्वेंट के हमारे पास मूव या स्प्रेड करने के जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब आरएफ वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी मोबाइल फेस। अब हमने कहा था कि कोई पेपर ले लेते, एग्जाम्पल समझाने के लिए, कि इस पेपर को अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट लगाया, अब मैं इस पेपर को पानी में डिप कर देती हूँ या किसी सोल्यूशन में हम इसको डिप कर देते हैं तो ये इंक स्पोर्ट, तो अब वो पेपर जो है ना उसका रिएक्शन तक पानी यहाँ तक आ जाता है। अब मैंने जो आरएफ वैल्यू मालूम करनी है इस स्पोर्ट की इस पॉइंट तक वैल्यू और इस पानी की जहाँ तक स्प्रेड गई इनकी वैल्यू, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो रेशो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आरएफ वैल्यू कहते हैं। ये आरएफ वैल्यू इज द रेशो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो डिस्टेंस कवर करता है, टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी मोबाइल फेस। अब मोबाइल
मोबाइल फेज में तो यहीं पे मोबाइल फेज तो वाटर या कोई भी सोल्यूशन होगा जो इसके ऊपर मूव कर रहा है, उन दोनों के दरमियान जो रेशो होती है उसको हम क्या कहते हैं, आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। सब्सटेंस और सॉल्वेंट के जो डिस्टेंस होता है उनके दरमियान जो रेशो होती है उसको हम क्या कहते हैं, आरएफ वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये वर्ड थिन लेयर है वो स्टेपल की पिन की वजह से नजर नहीं आ रहा। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको TLC भी बोलते हैं। T फॉर थिन लेयर, T फॉर थिन, L फॉर लेयर, C फॉर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये की टेक्निक है, ये भी क्या करती है, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मुख्तलिफ ग्लास, प्लास्टिक्स और एल्यूमिनियम फॉइल्स वगैरह की शीट्स वगैरह पे ये परफॉर्म होती है। इट इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट द मिक्सचर, ठीक है, ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज परफॉर्म ऑन अ, अब वो पहले तो पेपर पे था, पेपर क्रोमेट नाम से तो पेपर पे होगा। अब थिन लेयर इट्स मतलब कोई पतली सी लेयर होगी लेकिन वो पेपर की नहीं होगी। पेपर के अलावा अब हमने कहा कि किसी प्लास्टिक की हो सकती है वो थिन लेयर, वो किसी ग्लास की हो सकती है या किसी एल्यूमिनियम फॉइल की हो सकती है। एक पतली सी फिल्म होगी या पतली सी लेयर होगी जो कि जिसको हम क्या करें, एज अ क्रोमेटोग्राफी की या एज अ क्रोमेटोग्राफ जिसको यूज करेंगे, which is coated with to be a thin layer of adsorbent material, यानी कि absorbent जो adsorbent material होगा उसकी इसके thin layer से कोट किया जाएगा, which is usually a silica gel। हमारे पास क्या होगा, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक या किसी ग्लास की thin layer होगी, उसको सिलिका जेल से कोट करेंगे या किसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सेलुलोसिस को कोट करेंगे और फिर बाद में इसको क्या करेंगे, एज अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस वे में भी क्या होगा, अब मोबाइल और स्टेशनरी फेज का आपको मोस्टली आई थिंक पता लग गया होगा, बिकॉज पिछले चारे जो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग और जो हमने पढ़ा है रेडियल, उसमें भी हमने मोबाइल और स्टेशनरी फेज, वो फेज जो मूव करती है पेपर क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जो चीज़ मूव करती है वो स्टेशनरी होती है, और जो चीज़ वहीं पे रहती है अपनी जगह से मूव नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। मोबाइल वाले में जो मूव करती है। अब स्टेशनरी फेज थिन लेयर टेक्निक में कैसे होगी, थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट इज नोन एज टू बी एज स्टेशनरी फेज, क्योंकि जो लेयर हमने शीट के ऊपर चढ़ाई होगी वो लेयर तो वही रहेगी, यानी कि सिलिका जेल आ जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सेलुलोज की जो लेयर हमने चढ़ाई होगी जिसको कोट किया गया वो चीज़ वहीं पे रहती है। अब मूव किसने करना है, सॉल्वेंट ने या किसी भी मटीरियल ने, वाटर हो सकता है, इथेनॉल, कोई भी जिसने उसके ऊपर मूव करना वो मोबाइल फेज होगी, जबकि ये जो थिन लेयर है उस शीट के ऊपर वो वहीं पे रहती है अपनी जगह से, वो मूव नहीं करती। दैट्स वाई वो क्या है, स्टेशनरी फेज है। और मोबाइल फेज में हमने क्या है, मोस्टली हमारे पास इथेनॉल होता है, वाटर होता है, एसीटोन है या कोई भी मिक्सचर जो मोबाइल फेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो मूव करता है उस शीट के ऊपर, उससे हम क्या कहते हैं, मोबाइल फेज बोलते हैं। अब प्रोसीजर देखते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के, किस प्रोसेस के जरिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफिक शीट लेते हैं जो उसको कोट किया जाता है किसी भी अब्जॉर्बेंट या उसको कट डाउन किया जाता है अकॉर्डिंग टू बी स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब अपने थिन लेयर ऑफ क्या लेनी है, क्रोमेटोग्राफी शीट लेनी है। अब वो कोई भी हो सकती है, वो हो सकती है एल्यूमिनियम की, ग्लास की या प्लास्टिक की शीट हो सकती है। उसके ऊपर आपने क्या करना, कोट करना किसी भी अब्जॉर्बेंट को। अब अब्जॉर्बेंट को कोट करने के बाद, अब्जॉर्बेंट हमारे पास सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सेलुलोज हो सकता है। अब्जॉर्बेंट को कोट करने के बाद हमने क्या करना, अब उसके कौन सा स्टाइल आप यूज करें, असेंडिंग स्टाइल, डिसेंडिंग स्टाइल, सर्कुलर या रेडियल, ठीक है, इन स्टाइल के अकॉर्डिंग आपने इस पेपर को या शीट को क्या करना है, कट करना है। असेंडिंग के अब असेंडिंग असेंडिंग में क्या होगा, उसका पेपर में सेम एज इट इज होगा। असेंडिंग में क्या, पेपर के ऊपर वो जो कर रहे हो उसको आप क्या करें, कॉलम वे में पेपर को कट करते हो, उसके जो हमारे पास बॉटम होता है उसके 2.5 सेंटीमीटर की आप क्या करते हो, डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करते हो। उस लाइन के सेंटर पे आपने अपना मटेरियल या सॉल्वेंट डालना होता है जिसकी आपने सेपरेशन करवानी होती है, जिसके कंपोनेंट्स की। उसको करवाने के बाद जो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की, हमारे पास जो वाटर, इथेनॉल या कोई भी हमारे पास एसीटोन मटेरियल हो सकता है, अब उसने मूव करना किससे करना है, बॉटम से टॉप की तरफ। और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर और रेडियल में सेम एज इट इज जो पीछे प्रोसीजर पड़े हैं तो सारे वही होंगे, उन्हीं को फॉलो करके हम करेंगे। सिंपल इज अप्लाइड इनटू बी अ सेंटर ऑफ बेसलाइन शीट एंड अप्लाइड इन मोबाइल फेस, दिस इज क्रोमेटोग्राफी टैंक एंड बॉटम लाइन इज अब्सॉर्ब्ड। नंबर 2 वही बात सारी बताई हुई है कि आपने क्या पेपर लेना है। अगर आप असेंडिंग वाला पैटर्न यूज कर रहे हो तो पेपर के ऊपर आपने क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर के बाद लाइन लगानी है, उसके बॉटम पे बेस लाइन जिसको कहते हैं, उसको फिर आपने उस टैंक के अंदर डिप कर देना है। अब वहां पे जो सोल्यूशन होगा वो मोबाइल फेज होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कैपिलरी एक्शन के जरिए उस पेपर के ऊपर अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा।
और वो कैपिलरी रिएक्शन के मूव करके कोई भी फाइनल एज की तरफ मूव करता है। आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम अब आप क्या करेंगे, उसको डिप करने के बाद कुछ टाइम तक आप छोड़ेंगे एंड देन विल सेपरेट द कैलकुलेट द आरएफ, यानी कि जितने भी कंपोनेंट होंगे स्पोर्ट में या उस हमारे पास सॉल्वेंट, वो क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए होंगे। उन सब की हमने क्या करनी है, आरएफ वैल्यू मालूम कर लेनी है कंपाउंड्स की। अब डायग्राम देखें कि ये हमारे पास पेट्री डिश है, इसके अंदर ये जो वाला सोल्यूशन है, ये हमारे पास पेपर है। पेपर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ, अब यहाँ पे क्योंकि डिप है इसलिए दैट्स वाई वो नजर नहीं, यानी यहाँ पे अब लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की ये भी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करें, ये हमारे पास क्या थी, बेस लाइन 2.5 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस था, 3 स्पॉट्स लगा ली। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये वाला जो लाइन है, ये हमारे पास किसकी लाइन है जी, उसकी वाटर की या किसी भी सॉल्वेंट की, इथेनॉल की, वो लेयर जो वहां तक मूव करके गया कैपिलरी रिएक्शन के जरिए जब मूव करता है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, वो सॉल्वेंट जो तीनों स्पॉट्स लगाए उसमें मौजूद केमिकल्स भी क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और उनकी फिर हम क्या कर लेते हैं, आरएफ वैल्यू। अब ये हमारे पास है थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसके ऊपर सिलिका स्टेनिंग, सिलिका जेल मतलब कोट हुई होगी, ऑक्साइड की जो भी लेयर होती है वो कोट हुई होगी, वो एज अ हमारे पास स्टेशनरी फेज वर्क कर होता है। और ये वाला हमारे पास सॉल्वेंट होता है मोबाइल फेज में, क्योंकि इसने क्या करना होता है, इस शीट के ऊपर मूव करना होता है अपवर्ड, ठीक हो गया। और वो 3 स्पोर्ट जो हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जिसके जो हमने कंपोनेंट क्या करने होते हैं, सेपरेट करवाने हैं। तो यहाँ तक का आपका जो टॉपिक है, इसमें हमने अब आज वाले जो टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने पढ़ा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी कहाँ-कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, कौन-सा स्टाइल होता है, पैटर्न उसका कैसे है, उसमें किस तरीके के ज़रिए जो है सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर हमने आरएफ वैल्यू के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा, उसकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर के बारे में हमने पढ़ा और डायग्राम्स के बारे में हमने देखा। ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टाइल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कौन-कौन से स्टाइल जो हैं वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में फॉलो होते हैं।